अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। कर लेते हैं भाई, अभी कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ। ये मेरे सामने ओपन है जी। बीटीसी। व्हाट? एक लाइन थी यहाँ पे, ओ हो। शिट शिट। मैं भाई ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। P500 का कुछ कह रहे थे कि ब्रेकआउट हुआ है, और बहुत ही मुश्किल सवाल। ऑन एन एवरेज कितना कमाते हो आप? भाई बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं इसी वीडियो में इसका जवाब दूंगा। बूम 5 से स्टार्ट करें? अच्छा जी। वो नहीं यार, बूम 500 से नहीं, बूम 900 से स्टार्ट करते हैं। बल्कि नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ, ये कुछ ठीक है। ये अच्छा है। यार ये ना, रूम में जब ज्यादा ठंडक हो जाती है ना, फिर नींद आती है, मैंने देखा है। गरम गरम कमरा ठीक रहता है। हालांकि मैं अभी नहा के आया हूँ, इसीलिए कि भाई
कि ऐसा वैसा सीन ना हो। अच्छा जी, क्रैक थाउजेंड से इसलिए मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कि इसके अंदर ना एक ट्रेड बनी हुई है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ना सिर्फ 1-2 मिनट मैं वेट कर रहा हूँ ताकि सारे लोग आ जाएं। ठीक है। वो कुछ बेचारे बाद में आते हैं, फिर उनको जो है ना वो एनालिसिस जो है ना उनके गुजर जाते हैं। तो बस ना 2-3 मिनट में इसलिए वेट करता हूँ ताकि सारे लोग एक ही दफ़ा आ जाएं और फिर उनको ट्रेड दें और साथ में जो चीज़ें हैं हमारे बताने वाली वो भी उनको बताई जाएं। सो ये मुझे लग रहा है कि आज क्रय थाउजेंड हमारा वन ऑफ अ फेवरेट रहेगा। इसमें ट्रेड अच्छी मुझे नज़र आ गई है। वेल, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अभी हमारे पास ओपन है बूम थाउजेंड, सॉरी क्रय थाउजेंड। अच्छा, एक तो कल आप लोगों को याद होगा एक चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन की थी। ये आप लोगों को सिनेरियो याद होगा। ठीक है, कि यानी कि ये रेजिस्टेंस थी, उसके ऊपर मार्केट ने एक साइडवेज बनाया। अब इस साइडवेज की दो ही चीज़ें होती हैं जो कल भी बताई थी, आज भी सुन लें। कि भाई जो आपका साइडवेज होता है ना, इसकी खासियत ये है कि ये जिस साइड को ब्रेक कर देना अगला ट्रेंड उसी साइड को चलता है। ठीक है। लेकिन ज़्यादा केसेस में ये जो ट्रेंड आ रहा होता है ना, उसके अगेंस्ट ही ब्रेक करता है। यानी कि सॉरी, उसी के फेवर में ब्रेक करता है। यानी कि अगर ये बुलिश ट्रेंड है ना, सो मोस्टली 70% केसेस में ये हमेशा ऊपर को ब्रेक करता है। लेकिन उससे कोई हमारी ट्रेड पे असर नहीं पड़ता है। ठीक है। भाई रेंज जो है ना वो जिस डायरेक्शन में ब्रेक कर दे, नीचे को ब्रेक करे तो ट्रेंड नीचे वाला चल पड़ता है, ऊपर को ब्रेक करे तो ट्रेंड ऊपर वाला। ठीक है। उसकी रीजन पता क्या होती है? देखो, रेंज का मतलब है कि भाई जो पीछे से वॉल्यूम आ रहा था ना, अब वो वॉल्यूम खत्म हो गया। लाइक अगर यहाँ पे बुलिश था ना, सारे बायर्स 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 थे, सो सर यहाँ पे सेलर्स और बायर्स इक्वल हो गए हैं। सो इसका मतलब है यहाँ से जो भी चलेगा वो नया ट्रेंड होगा। दैट्स वाई रेंज के बाद जिस डायरेक्शन में मार्केट चाहे मूव कर सकती है। अच्छा, ये हो गया। दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी हम 15 के अंदर, कि सर जब कल आपकी मार्केट ने ये मूव दे दिया था। ठीक है। सो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई यहाँ पे मार्केट के गिरने की जो रीजन है, या हमारे ट्रेड की रीजन है, वो कुछ ऐसी हो सकती है कि अगर मार्केट यहाँ पे ये ट्रायंगल बना दे कुछ इस तरह से। ओहो, एक और लाइन पकड़ी गई है, चलो खैर, ऐसे। ठीक है। सो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड हो जाएगी। ऐसा तो सीन है, सच कोई नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि भाई अगले आने वाले केसेस में ये चीजें आप लोगों को मिलेंगी। और यही ट्रेड की जो है ना वो मेन चीजें होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं अभी की बात करूं, सो आप लोग अगर H1 में देखो, सो ये जो लाइन है ना 85, ये रेजिस्टेंस है, ये वाली। ठीक है। जो लास्ट टाइम भी थी। अब इस रेजिस्टेंस को भले ही हम यूज ना करें, ठीक है, लेकिन इसका एक पर्पस है, मकसद है क्या? कि भाई यहाँ पे एटलीस्ट सेल का वॉल्यूम पड़ा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस वॉल्यूम की बेस पे अगर मैं ऐसे मार्क करूँ ना इसको, तो ये हमारे पास एक तगड़ा एरिया बनता है। अभी हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इस तरह वेट करना है। और इतनी देर में यहाँ पे आपका सेटअप बन जाएगा और हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। सिंपल। कोशिश ये करनी है कि जो ये वाला एरिया है ना, तकरीबन 93 वाला, ये मार्केट किसी सूरत ब्रेक करके ऊपर ना जाए, वापस ना इस रेंज में चली जाए। ठीक है। या आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये वाली लाइन मार्क कर लें। कभी मार्केट ये जो बीरिश आपका ट्रेंड आ रहा है ना, इसको ना ब्रेक करे, ताकि ट्रेंड अब बीरिश चला है ना तो बीरिश ही रहे, बुलिश ना बने। ठीक हो गया। अब यही चीज हम 15 में अगर देखेंगे ना, सो बेहतर समझ आएगी हमें।
ठीक है, ये सेफ्टी लाइन हो गई। और इसमें क्या होगा सर, आपकी मार्केट ये मूव दिखाएगी। अगर ये दिखाती है तो यहाँ पे एक ये भी सीन हो सकता है, रेंज वाला। ठीक है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद भी ट्रेड हो जाएगी। अगर मार्केट ये रेंज नहीं बनाती है, मार्केट यहाँ पे इसको स्विंग को थोड़ा सा शॉर्ट कर देती है, तो फिर भी ट्रेड पॉसिबल है। सो पहला टारगेट उसका ये होगा और इसके बाद फिर ये। ठीक हो गया। सो पॉइंट कौन सा है आपके पास H1 का? ये सपोर्ट थी, क्या बन गई है? रेजिस्टेंस बन गई, ऐसे ही है। ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई। और M15 के ऊपर सिर्फ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे और इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रेड होगी। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि सर ट्रेड ये और दूसरी ये। और अगर मार्केट ये पूरा ही एक स्विंग बना के रेंज यहाँ पे कर देती है ऐसे, तो फिर यहाँ पे भी ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, ये डबल एरो लगाने का मतलब ये है कि रेंज बन जाए तब भी ठीक है, शॉर्ट में मार्केट ट्रायंगल बना दे तब भी ठीक है। दोनों सूरतों में जो है ना वो चीज़ आप लोगों की परफेक्ट है। सो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने सेटअप का वेट करना है, बाकी ये चीज़ अच्छी है। अब आते हैं बूम 500 के ऊपर। ये मुझे बता दें, क्लियर हो गया क्राइक 1000? क्योंकि ट्रेड करनी होती है, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? कोई क्वेश्चन हो, बिल्कुल सिंपल सादा सा भी। क्योंकि मुझे लग रहा है ये सबसे क्विक ट्रेड जो है ना वो ये वाली बनेगी हमारी। सबसे पहले जो आज की ट्रेड है ना वो ये होगी। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे क्लियर कर दें कि ये आप लोगों को क्लियर है। मुझे लगता है स्ट्रीमिंग आप लोगों तक थोड़ी सी देर से जाती है। ऐसा तो नहीं है? हो गया। चलो भाई, बहुत ज़बरदस्त है। अब आते हैं बूम 500 के ऊपर। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन है मेरे ख्याल में किसी को शायद समझ ना आई हो। तो अब ये देखें कि कल हमारे पास एक क्या था, फ्लैग था। अब हमने ये ग्रीन कलर का एक सर्कल मार्क किया हुआ है, ठीक है। मेन स्पोर्ट तोड़ना ज़रूरी नहीं, मुझे समझ C1 का स्पोर्ट एरिया, वेरी स्पोर्ट एरिया। यहाँ पे स्पोर्ट ये वाली, हाँ ये ज़रूरी है, मेन स्पोर्ट नहीं है ये। आ, अब मुझे नहीं पता आप कौन सी वाली स्पोर्ट की बात कर रहे हो। अगर ये स्पोर्ट की बात कर रहे हो तो ये तो ऑलरेडी ब्रेक हो गई है। अब इसका मतलब है कि इसको रेजिस्टेंस बन गया, अब इसको अगेन ब्रेक ना करे ऊपर को मार्केट। ये बाकी ये जो नीचे वाला स्पोर्ट है ये तो स्ट्रक्चर की स्पोर्ट है, ये टूटेगी तो रेजिस्टेंस बनेगी तो मार्केट नीचे जाएगी ना। अच्छा, अब ये फ्लैग हो गया, ये सर्कल था, यहाँ पे हमें सेटअप चाहिए था। M15 में जाएंगे, वहां पे भी यही चीज है। अब आप लोग देखें कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और ये चेक करें जरा अपना स्ट्रक्चर, यहाँ पे ट्रायंगल बनी है आपकी कल। इसको ट्रायंगल ही बोलते हैं ना। मार्केट ने ब्रेक किया, टेस्ट किया और ऊपर। ये चीज मैंने आप लोगों को कल डिटेल में समझाई थी ना कि सर जब भी आपका बड़े टाइम फ्रेम का फ्लैग ब्रेक होगा तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर M15 आपको स्ट्रक्चर बना के ट्रेड देगा, और वो ये ट्रेड है, ठीक है। तो ये मामला आप लोगों का यहाँ पे हो गया क्लियर।
यहाँ पे क्वेश्चन आया था B5 का ब्रेकआउट हुआ था M15 पर, लेकिन अच्छा स्पाइक नहीं आया, चेक करना ब्रेकआउट वैलिड था या नहीं। वर्ल्ड जो आए, अब आप कौन से वाले ब्रेकआउट की बात कर रहे हो? लाइक मतलब कि एक तो ये ट्रेड थी ना कल वाली, इसके अलावा और कौन से ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं आप? अच्छा खैर, ये सिनेरियो तो इसका फुलफिल हो गया, इसको छोड़ें अब। ये भी गया, ये भी गया। ओके। अच्छा जी, ये स्पोर्ट एरिया है। अब जो मेन हमारा मिशन था वो तो इसका कंप्लीट हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, ठीक है। सुबह वाला, यार वो पता नहीं अब कौन सा ब्रेकआउट आप कह रहे हैं। अच्छा ये देखें जरा, यहाँ से यहाँ तक इसका मूव हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस लग गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको खत्म करें। अब मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई है ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली रेजिस्टेंस के ऊपर किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है? ये कभी ट्रेंड लाइन, चलो मैं अभी देख लेता हूँ वो वाली। वहां पे मतलब यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन बनती कोई नहीं, अगर आपने कोई भी बनाई है तो वो आपकी फेक होगी, मतलब गलत, रॉन्ग होगी। उसकी रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों। अब देखो, अब आपकी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं बड़ा सिंपल सा, कि सर रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रक्चर बुलिश बनता है कि बिरिश बनता है, क्या कहोगे आप लोग? मुझे ये बताओ जरा। भाई मैं स्क्रीन से ऐसा ऐसा पीछे होता जा रहा हूँ ना, दूर बैठा हूँ। मुझे बताएं कि रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा? सर यू आर बुलिश और बिरिश। बिरिश होगा। अच्छा जी, ये अब जबरदस्त हो गया कि अब जब रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बिरिश होगा। सो इसका मतलब है कि अगर हम लोग जस्ट सपोज कोई इस टाइप की ट्रेंड लाइन बिरिश जो बाद में बुलिश बन जाए, मतलब ऐसी कोई ट्रेंड लाइन जो बुलिश बन जाए, या इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर में यहाँ पे बुलिश अगर ड्रा करता हूँ, वो सारे के सारे फेल होंगे। उसकी रीजन क्या है? सर उसकी रीजन जो है ना, वो कल जो हमारे पास रीजन थी ना, अभी हम इस रेजिस्टेंस तक गए नहीं थे। अभी हमारा फ्लैग नीचे था, फ्लैग बना ही कल इसलिए था कि वो मार्केट को ऊपर रेजिस्टेंस तक अप्रोच करवाए। सो आपका ट्रेंड बुलिश था, आपका पैटर्न बुलिश था, आपका M15 का जो स्ट्रक्चर बना वो बुलिश था, और सामने टारगेट आपका रेजिस्टेंस था। अब मार्केट ने रेजिस्टेंस को कवर कर लिया है, टेस्ट हो गया है। सो सर अब आपका यहाँ पे फ्लैग नहीं, एक चैनल बनेगा आपका, और वो भी आपका बीरिश चैनल होगा, ये देखें। और उसके ऊपर डाइवर्जेंस भी है। सो कल एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि सर क्या हम इनको सेल भी कर सकते हैं जिनको स्पाइक के लिए बाय करते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी ये आज बड़ी एक मेजर रीजन आप लोगों के सामने है कि अब ये एक और स्विंग लगाएगा, कंप्लीट होगा, फिर ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कौन सा चलेगा? सर बीरिश चलेगा ना, ठीक हो गया। सो ये रीजन होती है हमारे बाज दफा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई बुलिश। बट मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपने स्ट्रक्चर M15 का ढूंढना है, उससे पहले आपने H4 या M या H1 के ऊपर एक स्ट्रक्चर भी ढूंढना है जो बुलिश हो। अब H4 आपका बीरिश है और H1 आपका बीरिश है। सर आप कभी भी बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे ढूंढ नहीं सकते, ठीक हो गया। सो ये आपका मामला जो है ना वो क्लियर है। ये जा रहा है ऊपर, ये स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट होगा, इसको ट्रेड करेंगे। अब आते हैं जी बूम थाउजेंड के ऊपर। अच्छा, बूम थाउजेंड के ऊपर इसकी हिस्ट्री कल पता क्या थी कि भाई ये हमारे पास एक ये जरा एक और चीज यहाँ पे देखने वाली है। ये देखिए जरा, M H1 के अंदर क्या हुआ। ये बात ना लाखों में एक है, ये वाली जो अभी हम करने लगे हैं। यहाँ पे फ्लैग, यहाँ पे आपका चैनल बना। अब इस चैनल के यहाँ पे हमें छोटे टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर चाहिए था, ठीक हो गया। अच्छा अब अगर मैं एक बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा D1 पे जाता हूँ ना, तो D1 का यहाँ पे ना एक्सपोर्ट एरिया था 175 के ऊपर। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि D1 के अंदर भी एक चैनल है, वैसे सेम एज इट इज।
मार्केट किसी भी टाइम इस चैनल को टेस्ट कर सकती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तलवार हमारे सर पे हमेशा लटकती रहेगी जब तक ये टेस्ट हो ना जाए। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को भी जेहन में रखें। इसके बाद H1 के अंदर एक चैनल था, उसको भी जेहन में रखें। ये तकरीबन आपका टेस्टिंग हो रही थी 230 अराउंड अबाउट। ये आपकी जो टेस्टिंग है ना, ये 150 160 के दरमियान में हो रही थी। अब हम क्या कर रहे थे, हम छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देख रहे थे। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज नोट की कि भाई वो जो एरिया था ना हमारा 230 वाला, वो तो यहीं पे ब्रेक हो गया। ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, इस चीज को ब्रेक किया। ठीक है। मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा इस चीज को टेस्ट करने आ गई। सो हमारे पास एक वैलिड रीजन अभी भी थी कि यार ये बड़े टाइम फ्रेम का चैनल है, यानी कि H1 से बड़ा है, ये इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। H1 से H4 की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, H4 से D1 की इंपॉर्टेंस जो है ना वो ज्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज देखें, ये चीज देखें, और ये चीज देखें। आप मुझे बताएं कि आपने इन तीनों टाइम फ्रेम में से किस टाइम फ्रेम की बेस पे ट्रेड की है। मतलब D1 भी आपने देखा, H1 भी देखा और M15 भी देखा। सो आप लोगों ने ट्रेड किसकी बेस पे की है? D1 की बेस पे, H1 की बेस पे, या M15 की बेस पे? ये मुझे जरा रिप्लाई करें कि भाई आप लोगों की जो ट्रेड का रीजन थी, या जो आप लोगों ने ट्रेड लगाई है, वो कहाँ पे लगाई है आप लोगों ने? जल्दी जल्दी बताएं मुझे जरा। M15 की बेस पे, बिल्कुल बात सही है। ठीक हो गया। अब आप लोगों को समझ आई है क्यों हम लोग M15 के सेटअप की बार बार बात कर रहे थे कल? सर, आपका वॉल्यूम यही पॉइंट देते हैं आपको, लेकिन इन पॉइंट्स का बड़े टाइम फ्रेम का मसला ये है कि ये 20-30 पे भी मूव कर देते हैं ऊपर नीचे, सिर्फ अपनी कैंडल के एडजस्टमेंट के चक्कर में। सो आपने क्या करना होता है, मैंने आप लोगों को बोला है कि आपने उन 100% ट्रेडर में जो 99% लोग सादा सपोर्ट रेजिस्टेंस या अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, आप उनमें से निकलना है। ठीक है। सो आपका पॉइंट यही है, ये भी पॉइंट यही है। हमने क्या मार्केट से हमने क्या एक्सपेक्ट किया, या हमने मार्केट से क्या डिमांड की कि भाई जो भी तुम्हारा पोटेंशियल वाला पॉइंट है ना, तुम उसके ऊपर हमें रिजेक्शन दिखा दो, बात सिंपल सी है। अब मार्केट ने जो M15 की रिजेक्शन दिखाई है, ये 155 से दिखाई है, 52 से। सो सर, 152 पॉइंट कहाँ पे बन रहा है? आपका D1 वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला। अगर आप लोग इसको देखोगे ना यहाँ पे, तो ये तकरीबन 157 156 ये वही पॉइंट बन रहा है आपका, जहां से कल रिजेक्शन हुई। सो इसका मतलब है कि जो रिजेक्शन होती है ना, ये वाली जैसे चीज, ये रिजेक्शन है, ये जो हमारा ये स्विंग है, ये ट्रेड तो नहीं ना की हमने, ये स्विंग जो है, ये रिजेक्शन, इसका मतलब है कि ये एक वैलिड जगह से रिजेक्शन हुई है। ये इस स्ट्रक्चर का पहला स्विंग बन गया। दूसरा स्विंग बना किस बेस पे? इस चैनल की बेस पे, यानी कि इस चैनल ने रिजेक्शन दी, फिर इसका दूसरा स्विंग बना। और तीसरा स्विंग इसका कैसे बना? इसने रिजेक्शन दी तब स्विंग बना। इसका मतलब है कि सर जो रिजेक्शन है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम ही दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर पोटेंशियल है तो वो रिजेक्शन दे रहे हैं ना। इसके अंदर पोटेंशियल था तो रिजेक्शन दी है ना, इसके अंदर पोटेंशियल था तो रिजेक्शन दी है ना। सो सर, हमने ट्रेड करनी है M15 की बेस पे। अब देखें कहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ये कैंडल ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, अगली दो कैंडल ने रीटेस्ट किया है, तीसरी और चौथी कैंडल के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई है। सो आपका अप्रोक्सीमेटली जो रीटेस्ट था ना, वो तकरीबन आप समझ लें कि 179 था, और मार्केट कितना नीचे आई है? 172, तकरीबन 7 के पिप नीचे आई है। यही इसका जो एसएल है ना, मैक्सिमम 11 बिप जो है ना वो बनता है। और जो मैंने टीपी आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोग सिर्फ इतना भी कैच करोगे ना, तो ये भी आपकी 50 के पिप बनती है, 50 से भी ज्यादा, 80 पिप बनती है। आप लोग यही दो स्पाइक लेके भी निकल गए ना, तब भी 1/4 रेशो आप लोगों की आराम से बनती है। ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ भी कहने सुनने को नहीं बचा। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये मामला सारे क्लियर हो गए।
अच्छा, अब देखें ज़रा ये D1 का सिनेरियो। अब आप लोगों ने एक चीज़ गौर की है, ये तो टूट गया ना, इसका तो काम ख़त्म हो गया, फिनिश। D1 चेक करें, ये भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के ऊपर है। इसका मतलब है कि आज की जो कैंडल D1 की क्लोज़ होगी ना रात में, वो डिसाइड करेगी कि स्ट्रक्चर नीचे क्लोज़ होगा कि ऊपर होगा। उसके बाद फिर हम इसको बुलिश देखेंगे। इसका मतलब है कि आज ये हेवी वाला बेरिश भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा वाला, ठीक है? सो इसकी ना लास्ट टाइम के ऊपर ये एक थोड़ी-सी रिजेक्शन एरिया था और यहीं से कल 156 से मार्केट ने रिजेक्शन भी दी। अब अगर ये ब्रेक हो गया तो सर अगला टारगेट फिर आपका ये वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये मुझे याद है कि 2023 में ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना ये वाला। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा ट्रेंड देखा हुआ है ये वाला। ये मेरे होते हुए लगा था। जिस दिन मैंने बूम क्रैश स्टार्ट किया था उस दिन ये वाला मंथ था। आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने 2021 में स्टार्ट किया था वे। सो 1, 2, 3, 4 कैंडल ये लगी थी। आप समझ लें कि ये मेरा जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ है डेरिव का, ठीक हो गया। सो इसका मतलब है कि आप आज के दिन में बूम थाउजेंड के अंदर पंगा लेने से परहेज करेंगे। बूम 500 क्रैश 500 ये कहाँ पे है, रेजिस्टेंस पे है। बूम थाउजेंड जो है ना इसका भी नीचे सपोर्ट कोई नहीं है, दोनों गए हाथ से। क्रैश थाउजेंड जो है ना वो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, इस पे इंशाल्लाह ट्रेड बनेगी। अब रह गया जी पीछे क्रैश 500 और B900। ये तो वैसे ही बुलिश है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर टूटा, इसका रिटेस्ट भी हुआ और ये अभी भी बुलिश है और ये इवन के इसकी रेजिस्टेंस भी मेरे ख्याल में टूट गई है बिल्कुल। सो ये अभी भी आप लोगों का बुलिश है। याद रखिएगा एक बात हमेशा के लिए, मार्केट हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलती है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, ठीक है। किसी दिन आपके लिए सारे सेटअप जो है ना, अब ये देखें एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बतानी, किसी दिन ऐसा होगा कि आपको 4-4 सेटअप मिलेंगे और किसी दिन ऐसा होता है आप लोगों को एक सेटअप भी नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब आप लोगों को याद होगा कल के दिन में ये भी चीज़, जो एक स्ट्रेटजी का दूसरा पार्ट है, जो मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ स्ट्रेटजी आपको ट्रेड नहीं देती है, बचाती भी है। यहाँ पे ये हमने सर्कल बनाया कि सर अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा ना बुलिश, तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज़ हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर अगर स्ट्रक्चर बनेगा या यहाँ पे जो है ना वो हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि ये फ्लैग था H1 का, ठीक है। सो हमें 15 का वेट करना था। अब ये ब्रेक ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने ऊपर ही नहीं जाना था। ये स्ट्रक्चर आपका तभी फुलफिल होता है जब नीचे से उतना वॉल्यूम मिले। जब वॉल्यूम नहीं होगा ना तो फिर मार्केट डेफिनेटली क्या करती है, ब्रेक करती है उसको। और यहाँ पे भी आप लोग देखें तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बना यहाँ पे। सो आपकी स्ट्रेटजी हमेशा अच्छी वो होती है जिसमें आप ट्रेड के साथ साथ सेफ भी रहो। अब अगर हम लोग देखें ना इसको H1 में, सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं कर रही है। नहीं, रेजिस्टेंस वाला तो सीन कोई नहीं है सच, भले सपोर्ट ही होगी। तो इट मीन्स के स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से मजीद रिजेक्शन देती है आपको कुछ यहाँ तक, H4 में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब देखें, मैं H1 में समझाता हूँ आप लोगों को। अगर मार्केट यहाँ से मजीद रिजेक्शन देती है और अपना ये लो तोड़ती है और यहाँ नीचे तक आती है, तो फिर हम थोड़ा सा इसको ऐसे कंसीडर करेंगे पॉइंट को, ऐसे। उसकी रीज़न पता क्या होगी, वजह क्या होगी? ये आपके छोटे-छोटे स्विंग्स थे, ठीक है? ये स्विंग्स था, ये छोटा-सा जो है ना वो स्विंग था। अब अगर मैं इस सारे स्विंग को एक कंसीडर करूँ ना यहाँ पे, तो फिर मुझे अगले स्विंग को एटलीस्ट कहाँ तक कंसीडर करना पड़ेगा? यहाँ तक। सो फिर मेरे पास एक फ्लैग आएगा, ठीक है?
तो फिर इसकी बेस पे हम लोग अगला स्ट्रक्चर बनता हुआ देखेंगे और ये H4 का फ्लैग होगा कि ये मार्केट ने एक्चुअल में ये मूव दिया है, ये वाला मूव दिया है और ये, ठीक है। ये H4 का बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो फ्लैग होगा। H1 में मैं इसलिए दिखा रहा था ताकि आप लोगों को थोड़े से स्विंग जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बहुत छोटे छोटे स्विंग्स हैं, थोड़े से बड़े स्विंग्स हो ना फिर हम उनको इग्नोर नहीं करते, बट ये भी बड़े छोटे छोटे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये स्ट्रक्चर भी एज सच कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये बनता ही नहीं था स्विंग इसके ना। सो यहाँ पे इसके स्विंग जो है ना वो बनेंगे ये। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हो सकती है, थोड़ी सी जल्दी क्लोज हो जाएगी वो, कवर हो जाएगी, सॉरी, क्लोज कह रहा हूँ कि ये तो हो गया। अब जरूरी नहीं है कि फ्लैग ही बने हमेशा, अगर मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट भी कर ले तो यहाँ पे ट्रायंगल भी बन सकती है, ऐसे ही है, या आप लोगों का चैनल भी हो सकता है। सो फिर इसके ब्रेकआउट के बाद हम इसको बाय कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स का भाई, मार्केट जब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगी ना ये वाला, एक और स्विंग लगा के, फिर हमें क्लियर होगा कि यहाँ पे चैनल बन रहा है साइडवेज, या ट्रायंगल बन जाएगी मार्केट, या फ्लैग जो है ना वो बनेगा। यानी कि दो स्विंग मिनिमम जो है ना वो कंप्लीट होने चाहिए आपके। एक हुआ है, एक जो है ना वो आप लोगों का और हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी अप्रोच करेगी इस एरिया को। ठीक है, उसके बाद ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, मार्केट को यहाँ पे ये सारा कंप्लीट करके वापस ऊपर आने देंगे। ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे कि अभी डिसाइड नहीं ना होगा कि चैनल बनना है, कि फ्लैग बनना है, ये ट्रायंगल बननी है। सो यहाँ पे भी रिजेक्शन हो सकती है, इससे थोड़ा नीचे आके भी हो सकती है, बट यहाँ पे हर चीज फुल एंड फाइनल होगी। कैसे कि सर, चैनल हो जाए, फ्लैग हो जाए, ट्रायंगल हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अगला ट्रेंड चलेगा ना। सो ये ट्रेड आप लोगों की जो है ना वो यहाँ पे ये अच्छी रहेगी। अब चूंकि ये आपका जो भी स्ट्रक्चर है ये किस टाइम फ्रेम का है, H1 का है, तो M15 के अंदर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के फिर इसको ट्रेड करेंगे। ये आपका H1 का है और यहाँ पे इसको देख के ट्रेड करेंगे। यही चीज कल आप लोगों की इसी टाइम बूम 500 के अंदर थी। फ्लैग था, ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर बना, मार्केट ऊपर गई। बूम 1000 के अंदर थोड़ा रिवर्सल टाइप का ट्रेंड था उसमें सेटअप, और जो B500 था उसके अंदर कंटिन्यूस था। जो मैंने कल बोला भी था कि भाई दो टाइप के आप लोगों को ट्रेंड जो है ना वो ट्रेड मिलती है, एक रिवर्सल के ऊपर और एक ट्रेंड कंटिन्यूस के ऊपर। सो ये ट्रेंड आप लोगों का कंटिन्यू होगा यहाँ से ऑनवर्ड। ठीक हो गया, ये इसके अंदर ट्रेड है और क्रैक 1000 में। अच्छा जी, इसके अलावा B600, यार ये 2 दिन हो गए हैं इसके ना, कुछ फाइनल नहीं हो रहा इससे। ये देखो ना इसने किया क्या, ये कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कभी कभी ना ऐसा B500 B300 ऐसा ऐसा जो है ना वो किया करता था। सो चूंकि है ये अभी रेजिस्टेंस पे, तो खैर इसको बाय नहीं सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि ये अपना स्विंग एक और कंप्लीट करे ताकि ये रेंज प्रॉपर तरीके से बनाए। और हमारे पास क्रैश 900। अब कल भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि देखें, अगर किसी ने यहाँ पे ऐसा ट्रेड किया ना तो क्योंकि बीरिश थी, हम कह रहे थे, मैं इस ट्रेड को कभी भी ट्रेड नहीं मानता हूँ क्योंकि ये जो है ना स्ट्रक्चरलेस ट्रेड है। अब देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि मैं वो वाले पेयर सेलेक्ट करता हूँ जिनके अंदर टेक्निकल सप्लाई एंड डिमांड की बेस पे फॉलो होते हैं। अब यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट को एक और स्विंग बनाना चाहिए था, फिर ये ट्रायंगल कंप्लीट होगी, या वेज कंप्लीट होता, फिर ये मूव कंप्लीट होती थी। अब ये जो मार्केट ने बेतुकी से मूव लगा दी ना, ये हमारे किसी काम की नहीं है। सर, इसमें ना कोई स्ट्रक्चर प्लान है, ना कोई एस, ना कोई टीपी, तो ये काम मार्केट दिन में 10 दफा भी करती है। कोई भी पेयर जब आप लोगों ने अपनी ट्रेड हिस्ट्री में उसको ऐड करना है ना, सो ट्रेड हिस्ट्री में जब भी आप लोगों ने उसको ऐड करना है तो ये बात याद रखिएगा, उसमें एटलीस्ट आप 6 माह ट्रेड करके आए हुए हो, भले ही डेमो की हो या रियल में छोटे आपके बैलेंस के ऊपर की हो। यानी कि आपको पता हो एटलीस्ट में कि भाई बुलिश ट्रेंड में वो कैसा है, बीरिश में कैसा है, साइडवेज में कैसा है, फिर उसके ऊपर ट्रेड करने का फायदा होता है। ठीक है, खैर अभी गोल्ड को छोड़ें, आप लोगों के मतलब की चीज़ नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो मुझसे स्टार्ट में, M15 बिल्कुल यार ज़बरदस्त हो गया, सबको पता है, अच्छी बात है।
एक क्वेश्चन स्टार्ट में मुझसे किया। नहीं नहीं, कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर भी खोलते हैं वाइट बोर्ड जरा, मैं आप लोगों को यहाँ पे भाई डेली एस्टिमेटेड अर्निंग क्या है, ये हर बंदे के ना एक ख्वाहिश भी होती है कि भाई देखा जाए जो बंदा हमसे मतलब जो बंदा जिसको नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा है ना, यानी कि जिसका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, वो कितना जो है ना वो अर्न करता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना एक सिंपल और सादा सी बात यहाँ पे समझाता हूँ कि भाई क्या इसका सीन होता है बेसिकली। देखो यार, पर्सनली जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना ट्रेडिंग के अंदर, मैं कहता हूँ कि 10%, यानी कि मैं हमेशा अपने टोटल बैलेंस का ना 10% अर्न करने पे जाता हूँ, सिर्फ 10%। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कभी भी जो है ना वो सोचता नहीं हूँ। अब 10% जो है ना वो, अगर आप इसको 30 के साथ डिवाइड करोगे ना, 30 दिनों में, 30 सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 30, तो सर ये तकरीबन 0.33%। इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने एक दिन में ना, जो आपका टोटल बैलेंस है, ठीक है ना, उसका जो 1% बनता है, यानी कि जस्ट सपोज अगर आपका $100 है ना, उसका 10% कितना बनेगा? 10। और इसका 0.3% कितना बनेगा सर? 0.33। यानी कि आपने एक दिन में, अगर आपके पास $100 है ना, तो $0.33 अर्न करने हैं। सिंपल, 0.33। यानी कि $1 का तीसरा हिस्सा आपने सिर्फ डेली का कमाना है। ठीक है, जब इतनी बात आप लोग सुनोगे ना, सो ये हर छोटी से छोटी ट्रेड में पॉसिबल है, छोटे से छोटे लॉट साइज में पॉसिबल है, हर तरह के पेयर में पॉसिबल है, हर तरह के ट्रेंड में पॉसिबल है। ठीक है, ये जो आपका एक प्रॉफिट रेशो है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप मंथली टारगेट निकालोगे ना, तो वो $10 है, अचीवेबल बहुत ज्यादा। 100 के ऊपर आपने एक महीने में सिर्फ $10 निकालने हैं। इसके बेनिफिट्स पता क्या हैं? इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप लोग परेशान ही नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, हद से ज्यादा। $100 आपका बैलेंस है, $10 आपने कमाने हैं, कितने दिनों में? 30 दिनों में, 30 डेज में। मुझे आप लोग एक बात बताएं कि $10 कमाने के लिए 30 दिनों में आपको मैक्सिमम कितने के सेटअप चाहिए होंगे? मैक्सिमम कितने सेटअप चाहिए होंगे आपको? मुझे हमेशा पता है कि जब भी मनी मैनेजमेंट की बात आती है ना, लोगों को वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा लास्ट में कि पसंद आती क्यों नहीं है उनको। ठीक है, ये मैं चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, यार वो बात अलग है कि मैं एक स्पाइक में 30 से ज़्यादा कमा लेता हूँ या 50 से ज़्यादा कमा लेता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई $100 के ऊपर आप एक दिन का कितना कमा सकते हो? सॉरी, 30 दिनों के अंदर $100 के ऊपर आपने $10 कमाने हैं, कितने का सेटअप आप ट्रेड करोगे ये पूरा हो जाएगा? चलो मैं बता देता हूँ। मोस्टली लोग कहेंगे कि सर ज्यादा से ज्यादा 10 सेटअप के अंदर पूरा हो जाएगा। 10 सेटअप में, 10 सेटअप में ये आपका आराम से जो है ना वो पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया? यानी कि अगर आप 10 सेटअप भी करते हो तो आपके $10 निकल आएंगे हर सेटअप में एक।
इसका मतलब है कि सर 30 में से अगर आप 20 दिन ट्रेड नहीं भी करते हो ना, सिर्फ 10 दिन ही करते हो ना, फिर भी ठीक है। लेकिन अब ये तो नहीं ना होगा कि 10 के 10 दिन आपके प्लस ही जाएंगे सर। इसमें हम ऐसे समझते हैं कि 30 दिनों में 10 दिन आपको सेटअप मिला ही नहीं, 10 दिन आपने ट्रेड की, ठीक है, 10 सेटअप आपके टीपी और 10 आपके एसएल। यानी कि आपने 10 दिन ट्रेड आपको मिली नहीं, सिर्फ 20 दिन मिली, उसमें सिर्फ 10 आपके एसएल हो गए, 10 टीपी हुई। सो सर एक टीपी के अंदर अगर हम 1:3 रेशो लगाएं, सो अगर आपका एक ट्रेड के अंदर $1 लॉस हो रहा है और $3 आपको आते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, कितने डॉलर बनेंगे? $30। और जिस दिन 10 एसएल होंगे तो उसके कितने बनेंगे? $10। सो 30 माइनस 10 आपके कितने बच गए पीछे? $20। इसका मतलब है कि सर अगर आप 30 दिनों में सिर्फ 20 दिन ट्रेड करें, उसमें से भी आपके आधे एसएल हो जाए और आधे टीपी हो जाए, तब भी आप $100 के ऊपर महीने के $20 कमा सकते हो। ये ट्रेडिंग का एक एक्चुअल बिजनेस है बस। ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये ट्रेडिंग का वो स्ट्रक्चर है जो मैं फॉलो करता हूँ और मैं इसी स्ट्रक्चर से प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से कोई बंदा 100 के ऊपर 500 कमाता है, कमाता रहे, ठीक है। सर $100 30 डेज, ठीक है। मैं ये पूरा शेड्यूल बना देता हूँ कि भाई 10 दिन नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, ठीक है। 10 दिन आपके एसएल, 10 आपकी टीपी, प्रॉफिट जो है ना वो आपकी प्रॉफिट रेशो 50%। यानी कि आपकी 50% रेट जो है ना वो प्लस में हो रही है, एक्यूरेसी जो आपकी, ठीक हो गया। सॉरी, ये प्रॉफिट रेशो ये चीज़ नहीं होती, ये और चीज़ होती है। प्रॉफिट रेशो आपकी और है, एक्यूरेसी लिख दो यहाँ पे। स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी सिर्फ 50% भी अगर हो, यानी कि एक एसएल एक टीपी भी हो, ठीक है। और रेशो जो आपने रखनी है सर वो आपकी होनी चाहिए 1:3। और ये सबसे आसान है, ये कल मैंने आप लोगों को निकाल के दी है, 1:3 रेशो है, ठीक है। सो आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है? 100 के ऊपर $20। ये बात याद रखिएगा कि सर जब आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 28,000, तो उसके ऊपर आपको 6-7 हज़ार ही मंथली प्रॉफिट निकल सकता है, ठीक है। जब आप इससे ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं ना, सर वो जो इस बंदा इससे ज्यादा जाने की कोशिश करता है ना, वो बंदा सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे नजर आएगा, उसके पास हिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि हिस्ट्री बनती नहीं है। वो एक माह अच्छा कमाएगा, अगले माह सारा दे के जाएगा। सर हिस्ट्री आपकी तभी बनती है जब आप इस प्लान के साथ काम करते हो, मैं इस प्लान के साथ काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि यार अगर यही चीज है ना, सो क्या जो है ना, मैं अगर आपको सिंपल बताऊं, बैलेंस तकरीबन $10,000 जो मैं सुजेस्ट करता हूँ या जो मैं करता हूँ, ठीक हो गया। डेज 30, ठीक हो गया। 30 दिन। अच्छा, नो ट्रेड कितने दिन मिली? 10 दिन। सिर्फ 20 दिन ट्रेड मिली महीने में से। और एसएल जो कितना हुआ? 10 एसएल हुए। प्रॉफिट 10 प्रॉफिट हुए, ठीक है। और रेशियो जो मैं यूज़ करता हूँ 1:3, और 50% एक्यूरेसी हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है ना वो देख लेना है कि सर आपके 10 एसएल हुए,
और मैं हर मतलब 10 एसएल हुए ना, मैं स्टैंडर्ड वन का लॉट साइज यूज करता हूँ हर ट्रेड के अंदर। सो जब मेरा एसएल होगा तो इसका मतलब है कि एक लॉट साइज में मेरा $10 जाते हैं। सो 10 ट्रेड की ना मैंने, सो मेरा टोटल लॉस इसमें कितना बनता है, $100 का। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगला, 10 ट्रेड ही मेरी प्लस में गई, वन का ही लॉट साइज होता है, एक ट्रेड में मुझे $30 प्रॉफिट आता है। सो 10 × 30 कितना हो गया, $900। नहीं, $300। अब इसका मतलब है मुझे कितने पैसे बचे, $200। किसके, महीने के। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि सर अगर मैं 20 ट्रेड करता हूँ ना एक महीने में, तो मुझे $200 मिलता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपने दिन की एक ही ट्रेड करनी है। मैं किसी दिन 6 ट्रेड भी कर लेता हूँ, 7 ट्रेड भी कर लेता हूँ, 8 ट्रेड भी कर लेता हूँ। ठीक है। सो ऑन एन एवरेज मेरी जो एक महीने की ट्रेड होती है ना, वो तकरीबन 100 से ज्यादा ही होती है। ठीक है। अब 20 ट्रेड के ऊपर $200 है। जब आप 100 ट्रेड करेंगे ना, ज्यादा हो गया, एक सिफर एक्स्ट्रा आ गया। 100 ट्रेड करेंगे ना जब आप, और फिर एक क्या हो गया, 1000 क्यों लिखा जाता है। तो ये चीज हो जाएगी आपका $1000। कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ, अगर आपकी सर 50% रेट भी प्लस में जा रही है ना, तब भी आप वही 10% 1000 का आराम से जो है ना बर्न करते हो। ठीक है। अब इतने बड़े बैलेंस के ऊपर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड वन का लॉट साइज यूज करता हूँ, स्टैंडर्ड वन का लॉट साइज। अब आप मुझे बताएं कि क्या स्टैंडर्ड वन का लॉट साइज 10,000 इक्विटी के ऊपर छोटा है कि बिल्कुल ठीक है। कभी अगर आप मतलब आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि भाई $10,000 के ऊपर ये अपने स्टैंडर्ड वन लॉट साइज यूज करना है बस, तो कैसा रहेगा आपके लिए। आप कहोगे सर ये ऐसा ही है कि एसएल के चांस ही नहीं है। ठीक है। सो इसका मतलब है कि 10,000 के अंदर मेरे पास टोटल ट्रेड्स कितनी है, 1000 डॉलर है ना, $10,000, इसके ऊपर मैं सिर्फ $10 का रिस्क लेता हूँ एक ट्रेड में, तो मेरे पास टोटल 1,000 ट्रेड हैं। यानी कि अगर मैंने अपना अकाउंट लिक्विडेट करना है ना, तो मुझे 1,000 अपने एसएल करवाने पड़ेंगे लगातार। और अगर मैं डेली के 5 एसएल भी करवाता हूँ ना, तो सर मुझे 200 दिन लगेंगे, डिवाइडेड बाय 30। इसका मतलब है कि सर टोटल मुझे 6.5 माह यानी कि 6 महीने 15 दिन, अगर मैं डेली एसएल करवाऊँ ना, अपना 5 एसएल एक दिन के करवाऊँ डेली उठ के, तब भी मुझे 6.5 माह चाहिए अपना अकाउंट लिक्विडेट करने के लिए। तो मुझे बताएं कि भाई नल्ले से नल्ला ट्रेडर भी 6.5 माह में क्या इस तरह कर सकता है, नहीं। वो आधे एसएल टीपी तो वो बंदा भी करवा लेता है जो सिर्फ इंडिकेटर पे ट्रेड करता है, 50%। लोग एक्यूरेसी की पता क्या बात करते हैं, मेरी 90% है, 85% है, 90% है, 95% है, वो ये बातें कर रहे होते हैं। ठीक है। सो सर ये आपका एक्चुअल में होता है मनी मैनेजमेंट प्लान आपका। अच्छा, अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। यह डिपेंड करता है, अगर आपको लग रहा है कि एक स्पाइक इनफ है निकल जाओ, अगर आपको लगता है नहीं, तो फिर एसएल उठा के ऊपर कर दो, फिर उसका वेट कर लो। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे और समझाता हूँ, ये देखें जरा। अब आप लोग एक और चीज भी देखते हो कि मैं $300 के ऊपर भी वही स्टैंडर्ड वन लॉट साइज के साथ 30-35 कमा रहा होता हूँ। 30 कमा लिया, कभी 4-35 कमा लिया, वो क्या होता है देखो, मुझे 10,000 में से
1000 जब पहले महीने का प्रॉफिट आया ना, तो उसमें से मैंने 700 विड्रॉ ले लिया। अब जो 300 रह गया है, उसको मैंने एक अलग अकाउंट के अंदर डाला। इसका भी मैं वही सेम 10 के ऊपर डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास टोटल 30 ट्रेड है। टोटल क्या है? 30 ट्रेड है। मैं पता क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर ये काम करता हूँ कि 300 है ना, इसके ऊपर मैंने स्टैंडर्ड वन की लॉट साइज लगाई। $10 का एसएल हो गया, 290 रह गए। मैंने उसके ऊपर ट्रेड लगाई, फिर एसएल हो गया, 280 रह गए। फिर मैंने एक ट्रेड लगाई, टीपी हो गई, 310 हो गए। ठीक हो गया, मतलब $30 का प्रॉफिट हुआ। 310 हो गए। अब मैंने जो अगली ट्रेड लगानी है ना, ये मैंने स्टैंडर्ड वन लॉट साइज की नहीं लगानी, ये मैंने बड़ी लगानी है। क्यों? यहाँ पे जब $300 बैलेंस था, मेरे पास मार्जिन था सिर्फ 10 का, यानी कि मैं 10 पे $10 यूज करता हूँ। अब हो गया 310, अब मेरे पास 10 इसका, 10 ये वाला, 20, टोटल 20 है। तो 20 के ऊपर मैं क्या करूंगा? वही 10 पीपी रखूंगा, लेकिन लॉट साइज क्या कर दूंगा? 2 की। लॉट साइज 2 की। अगर एसएल होगा तो कितने जाएंगे? 20। पीछे कितने रह जाएंगे? 290, जितने यहाँ पे थे। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे टीपी हो गई तो कितने होंगे? 60। तो यहाँ पे कितने हो गए? 370। अब 370, 70 के ऊपर मैं जो लोड साइज लगाऊंगा ना, वो 10 पिप के अकॉर्डिंग वो बनेगा मेरा तकरीबन कोई 5 के करीब बनेगा। ये 5.5 बनेगा लोड साइज। ठीक है। अगर इसमें मेरा एसएल होगा तो पीछे 300 रह जाएगा। अगर ये टीपी होगी तो मेरे पास एटलीस्ट यहाँ पे 150 या $170 आएंगे। ठीक है। ये मैं चीज करता पता कब हूँ? एक तो मेरे पास ये प्रॉफिट है, ठीक है, और दूसरा मैं ये करता हूँ कि भाई एक दिन के अंदर आपने ट्रेड स्टार्ट करनी है। ठीक है। अगर $10 आ गया ना, तो 10 ये और 10 जो आपने एक दिन का रिस्क लेना है, उन दोनों को जमा करो, 20 बन के 20 पे रिस्क लो। 20 का जो प्रॉफिट बना, 60 बना, 60 वो और 20 पिछले कितने हो गए? 80 हो गए, 80 पे प्रॉफिट लो। मन के उस दिन मैंने 4 अगर 5 कितनी भी ट्रेड करनी है ना, वो सारे के सारे प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेते जाना है। सो इस तरह ये होता है कि बाज दफा मुझे $700 का भी प्रॉफिट आ जाता है, 600 का भी आ जाता है, 300 के ऊपर। क्यों? जिस दिन मेरी 4 या 5 ट्रेड की मेरी सारे के सारे टीपी गए, उस दिन 700 वाली लिस्ट आ जाती है। ठीक है। जिस दिन मेरे एसएल हुए, 300 से ऊपर जाएगा बैलेंस तो मैंने लॉट साइज बढ़ाना है। अगर 300 से नीचे रहेगा ना, तो उस दिन अगर मेरे मैक्सिमम 5 एसएल हो गए ना, तो मेरे पास बैलेंस रह गया पीछे 250, मैंने वो दिन क्लोज कर देना है बस। फिर अगले दिन आना है, फिर ये 250 स्टार्ट होगा, फिर इसमें $10 की पहली ट्रेड करनी है, फिर अगली $10 की करनी है, जब तक ये बैलेंस 300 से ऊपर ना चला जाए। ठीक हो गया। सो ये जो मैं टिकटॉक पे बाज दफा आप लोगों को दिखाता हूँ ना, वो ये वाला बैलेंस होता है प्रॉफिट वाला। बट जो एक्चुअल में मेरा डिसिप्लिन वाला ट्रेड होता है ना, वो मैं हमेशा 10% पे ट्रेड करता हूँ। यानी कि मैं एक ट्रेड के अंदर 0.3% रिस्क लेता हूँ अपने टोटल कैपिटल का। ठीक है। सो 10% जो है ना, वो मेरी ये स्ट्रेटेजी है। और जो स्ट्रेटेजी मेरी वो आप लोगों के सामने है। मैं इस तरह से जो है ना बिल्कुल कूल और नॉर्मल होकर ट्रेड करता हूँ। ठीक है। और इससे ये होता है कि भाई एक लंबी हिस्ट्री बनती है आपकी। यानी कि मेरा ये एक्सपेक्टेड टारगेट है कि भाई 10 माह में आपने जो कैपिटल डाला है वो पूरा हो जाए। सर मुझे बड़ी दफा मैंने ट्राई की है कि $1000 के ऊपर 5000 का प्रॉफिट, इम्पॉसिबल सी बात है सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा ही हो सकता है कि 3 दिन में हो जाए बस। कोई दिन अच्छे थे, आपका तुक्का लग गया, हो गया हो गया। बट अगर आप ये कहते हो ना कि भाई आपने $1000 को 3 माह के अंदर 5000 बनाया है, तो भाई है ही कोई नहीं। अगर ऐसा हो ना, तो लोग अपनी लाइव हिस्ट्री दिखा के लोगों को पागल कर दें। मुझे ये बताएं कि एक बंदा जिसके पास लाइव हिस्ट्री है,
क्यों नहीं वो दिखाता? सर है ही नहीं, इसलिए नहीं दिखाते। सिर्फ बातें ज्ञान जो है ना वो देते हैं कि भाई ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। सो ये थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट प्लान था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ओ क्रैश 1000। सही है, ये कंप्लीट होने वाले स्ट्रक्चर ये भी, और हमारा ये भी, फिर इसको ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। ओहो, ये M15। चलें जी, टाइम बहुत हो गया है। ट्रेड कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मार्क कर लिया करें सेटअप अपने।